और सी पैनल के अंदर अगर आप देखें यहाँ पर डोमेन होगा ये, और डोमेन के अंदर ये ऑप्शन आ रही है रीडायरेक्ट्स की, आ रही है ना। मैं कहा पहले मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ ताकि ये अगर बाद में लॉग ऑफ भी हो जाए तो आपको पता हो कि हमने कहाँ जाके क्या करना है। रीडायरेक्ट नाम से अंदाज़ा हो रहा है कि भाई हम किसी दूसरी जगह पर लेकर जाना चाहते हैं। सो ये हमारे पास एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो तरह के रीडायरेक्ट्स होते हैं जिनको भी हम पढ़ेंगे, 301 और 302। एक परमानेंट है और एक टेम्पररी है। जब भी आपने रीडायरेक्ट लगाने होंगे हम यहाँ से लगाएंगे। लगाने का तरीका क्या होगा, चूज करेंगे कौन सा लगाना है और अपनी डोमेन सेलेक्ट करेंगे कि किस पे लगाना है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ car.cyd कार्ड पे लगाना है। उसके बाद इस जगह आकर एड्रेस दे देंगे कि किस जगह पर जाए। इसकी एग्जांपल अभी फिलहाल ये समझ लेते हैं कि हम कहते हैं भाई जैसे ही कोई बंदा car.cyd car.com लिख के एंटर करे तो वो कहाँ चला जाए, जियो की वेबसाइट पे चला जाए। तो यहाँ पे मैं दूसरी वेबसाइट दे दूंगा। ऐसा नहीं करना हमने, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया कि यूआरएल चेंज हो जाएगा एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पर। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा यूआरएल की डोमेन भी होनी चाहिए और दूसरे यूआरएल की होस्टिंग भी होनी चाहिए, तो ही हम मूव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पहले तो मैंने आपको बताया कि ये सेटिंग्स कहाँ से होनी है, सी पैनल, ठीक है ना। सी पैनल के अंदर डोमेन, डोमेन के अंदर रीडायरेक्ट्स, वहीं पर दोनों रीडायरेक्ट्स मौजूद हैं। अब जरा आ जाते हैं स्लाइड में और सबसे पहले रीडायरेक्ट वाला ही देख लेते हैं। ठीक है, जरा किसी को पहले नजर आ जाएगा मुझसे तो मुझे बताना यार रीडायरेक्ट्स का व्हाट इज रीडायरेक्ट्स, यही है जी। थैंक यू जी, आ गया आपके सामने। अब यहाँ आने से पहले आपको ये तो पता लग गया कि रीडायरेक्ट क्या है। सबको पता लग गया रीडायरेक्ट क्या है, कि भाई हम जब चाह रहे हैं कि एक वेबसाइट के यूआरएल से दूसरे यूआरएल पर मूव कर जाएं तो इसे हम बोल रहे हैं रीडायरेक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, अब समझना ये है कि ये हम क्यों चाह रहे हैं, ऐसा हमने कब करना है। और मैंने कहा था कि एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ये टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है, तो ऐसा हमें क्यों करना पड़ेगा। और ये जो रीडायरेक्ट है, इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि भाई एक वेबसाइट है जो कि बड़ी पुरानी एग्जिस्ट करती है और उसकी एसईओ भी हुई हुई है। अब मैंने क्या किया, उसको रीडायरेक्ट करा दिया तो यूआरएल तो चेंज हुआ ना। तो अगला क्वेश्चन क्या जेन में आता है, मेरे जेन में आ रहा है कि आपके जेन में भी आ रहा है। भाई सारी उम्र से तो मैं वेबसाइट चला रहा था xyz.com, एसईओ भी की हुई थी, वेबसाइट रैंक भी हो रही थी। एकदम मैंने अपनी वेबसाइट क्या कर दी, abc.com। अब डाउट क्या क्रिएट होता है जेन में, ये डाउट तो नहीं है, तो परमानेंट बात है, समझ आ गई कि नाम चेंज हो गया। डाउट रैंक नहीं होगा ना, है क्यों कह रहे हैं। हाँ फिर उसका जब नेम चेंज हुआ तो यूआरएल भी उसकी चेंज होगा, एक मिनट वो बोलना चाह रहे हैं। हाँ रैंकिंग भी उसके रैंक हाँ रैंकिंग की बात है। हम ये कह रहे हैं कि भाई वो जब एबीसी से XYZ पर चला गया तो क्या एसईओ का स्कोर तो नहीं अफेक्ट हुआ। ये तो नहीं है कि पहले वेबसाइट रैंक कर रही थी और फिर एकदम रैंक करना छोड़ देगी। तो अब हमें ये समझना है कि कौन से रीडायरेक्ट्स हैं जिनसे एसईओ अफेक्ट होती है और कौन सा रीडायरेक्ट है जिससे एसईओ अफेक्ट नहीं होती। एक चीज, एक पॉइंट तो ये है। सबसे पहली चीज क्या है, पहला रीडायरेक्ट कौन सा है हमारे पास जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है 302 इन। ये पहला नहीं है मेरे ख्याल, ये दूसरा होगा, पहले वाला ही है। ठीक है, पहला यूआरएल क्या है या रीडायरेक्ट क्या है, 301। ये क्या कर रहा है, परमानेंट रीडायरेक्ट है ये। ठीक है, तो ये क्या करेगा जी, यूआरएल हैज बीन मूव्ड परमानेंटली। और दूसरा पॉइंट क्या है कि इट पासेस बिटवीन 99% लिंक इक्विटी एसईओ। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम ये वाला लगाएंगे तो एसईओ साथ शिफ्ट कर जाएगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि एसईओ नहीं होगी, एसईओ खराब नहीं होगी, रैंकिंग भी डिस्टर्ब नहीं होगी, बल्कि जो एसईओ की वर्थ उधर थी वही सारी उसके, आप ये समझ लो कि सारे एसईओ के फीचर्स या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स साथ मूव कर जाएंगे। ये किस सूरत में होगा, ठीक है, ये सूरत में होगा। अच्छा, अब हम दूसरी बात कर रहे हैं। अब जब दूसरे में आएंगे तो क्या होगा, नहीं होगा। अब ये है परमानेंट। अब अगला क्वेश्चन क्या, मतलब एक तो हमारा इशू रिजॉल्व हो गया। वो क्या हुआ कि भाई कहीं एसईओ खराब होगी, एक बंदा कहता है यार 301 लगाओ, टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है और उसकी वेबसाइट भी रैंक हो रही है, लगाया तो पता लगा भाई मेरी तो वेबसाइट ही गायब हो गई।
अब मुझे दोबारा एसईओ करनी पड़ी है, 10वें पेज पर आनी शुरू हो गई है। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप 301 लगाओगे तो इस तरह का कोई मसला नहीं होगा। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि भाई लगाएंगे कब? कॉल कर रहे हैं जी, वालेकुम सलाम। राना हमजा है? राना हमजा जी नहीं है। जी, अब दूसरी चीज क्या है कि लगाना कब है? मतलब ये मैं कह रहा हूं, ये लगाना एसईओ के लिए जरूरी है। क्यों लगाएंगे हम ये पे? सबसे पहली चीज तो क्या है कि हम भाई जब अपना एड्रेस चेंज करते हैं तो लोगों को बताते हैं। तो नंबर 1 पहला तो ये मसला है कि भाई जब हमारा एड्रेस चेंज होगा तो हम लोगों को बताएंगे। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरा एक क्लाइंट है जी, बड़ा पुरानी उसकी कंपनी चल रही है, तो उसने अपनी कंपनी का कोई भी नाम रखा हुआ है। बाद में जब नेक्स्ट जनरेशन आती है वो कहती है भाई मैं ये नाम हमें पसंद नहीं है, भाई कंपनी का नाम चेंज कर लेते हैं। तो अब उनकी ऑडियंस तो पुराने नाम के साथ भी बहुत सारी है ना। अब वो क्या करेगा? अब वो उसकी वेबसाइट होगी पुराने नाम से, उसको रीडायरेक्ट लगाएंगे। इसकी एग्जांपल क्या है आज के दौर में? आज के दौर की एग्जांपल कुछ याद आ रही है? आजकल बड़ी एक चीज है इस तरह की हुई है जो बड़ी फ्रेश चेंज आई है एक एप्लीकेशन में। हाँ, ट्विटर में आई है ना। वो क्या था? twitter.com क्या हो गया? एक्स हो गया, x.com हो गया ना। अगर आप x.com लिखोगे तो ट्विटर पे ही जाएगा, x.com लिखेंगे तो ट्विटर पर ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या, उन्होंने भी अपना नाम चेंज किया। क्या लगा हुआ है? रीडायरेक्ट लगा हुआ है। मैंने कहा ये रीडायरेक्ट है, ये उसका रीडायरेक्ट है जो उसके ऊपर लगा हुआ है। तो पहली चीज क्या है कि नाम चेंज हो रहा है। पहली चीज क्या है कि नाम चेंज हो रहा है। दूसरी क्या होगी? दूसरी यह है कि भाई प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था एसएसएल, पढ़ा था ना। मतलब एक कंपनी है, एक वेबसाइट है जिन्होंने एसएसएल पहले ली नहीं थी, तो उनकी वेबसाइट का यूआरएल कैसे बनता है वाला जिसकी एसएसएल ना हो? बिल्कुल ठीक है। जिस वेबसाइट की एसएसएल नहीं होगी उसका यूआरएल होगा http आगे xyz.com सपोज। लेकिन जिसका यूआरएल एसएसएल ले लेगा जो, उसका यूआरएल कैसा होगा? ऐसा आ जाएगा। अब 2 यूआरएल हो गए ना, फिर 2 यूआरएल हो गए। अब जो बंदा पहले चल रहा था http पर, फिर उसने एसएसएल परचेज की और https कर दिया, तो उसे भी तो बताना पड़ेगा ना। तो ये भी तो यूआरएल चेंज ही है, ये भी यूआरएल चेंज हो रहा है ना। सो ये है रिक्वायरमेंट्स। ये मैंने आपको उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स बताई जब हम करेंगे। सो गूगल क्या कहता है? गूगल कहता है कि भाई आप मुझे ये वाला रीडायरेक्ट लगा कर दें एक्स्ट्रा। इवन कोई वेबसाइट शुरू में भी होगी तो मैं उसको यहां आकर https एक दफा करता हूं। https अगर https नहीं होगी तो ये भी एसईओ का एक बैड फैक्टर होगा कि भाई ये https पर नहीं है। कैसे होगी अभी आपने देख लिया। यानी अगर मैंने परमानेंट रीडायरेक्टर लगाना होगा तो मैं कहां जाऊंगा? मैं यहां आऊंगा, ठीक है, रीडायरेक्ट में आऊंगा, यहां से 301 को चूज करूंगा, यहां से उसका पुराना यूआरएल लूंगा और यहां आकर उसका नया यूआरएल दे दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं ना, इसको ये लगाना है, क्या लिखा मैंने? https.cydcars.com। ये मैंने कौन सा लगाया? http को https पर ले गया। मैं http को https पर ले गया, ठीक है। अब ये लगाने का तरीका क्या होगा? cydcars.com, जरा ये भी सीख लेते हैं। अब ये सब चीज़ें मैं डोमेन में उसमें कर रहा हूँ सी पैनल में, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इन वीडियोस को संभाल के रखिएगा, ठीक है, ताकि आपको कभी याद भूल जाएंगे क्या किया था सर ने, और आपके पास कोई होस्टिंग आ जाए तो आपको पता हो कि हमें कहाँ जाना है। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है? इस ऑप्शन को हमने चूज किया हुआ है कि भाई कोई बंदा www के साथ लिखे या कोई बंदा www के बगैर लिखे तो भी रीडायरेक्ट कर दो। यानी इसका मतलब क्या हुआ? नाम भी लिखे तो भी कर दे, और लिखे www.cydcard फिर भी कर दो, और एक ही ऑप्शन भी आ रहा है वाइल्ड कार्ड रीडायरेक्ट्स। वाइल्ड कार्ड रीडायरेक्ट्स का क्या मतलब होता है? कोई बंदा लिखे CYD कार एंटर तो भी रीडायरेक्ट कर दो। इसका मतलब होता है ये वाइल्ड कार्ड के थ्रू लिखा जा रहा है। मतलब कोई साथ कोई भी नहीं दे रहे हाइफन्स वगैरह, उसका https भी नहीं लिखा, कॉलन भी नहीं लिखा, www भी नहीं लिखा, सिर्फ वेबसाइट का नाम लिखा, डोमेन का नाम लिखा तो भी कर दे। तो हम इस ऑप्शन को भी चूज कर लेते हैं। यानी कि इन 3 ऑप्शन को चूज करके ऐड करेंगे। आप जैसे ही इसको ऐड करोगे तो यहाँ लिस्ट में ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अप्लाई हो गया।
अब जरा दूसरे पे देख लेते हैं। ये तो हो गया 301, इसकी तो समझ में आ गई, ये तो टेक्निकल था। सर अगर एक दफा किसी ने ये लगा लिया ये परमानेंट वाला, तो दोबारा वो अगर नेम चेंज करना चाहे ये लगा ले। फिर मतलब ये हो जाएगा दोबारा। हाँ, पहली बात तो ऐसे नहीं है, कोई इतना फ्रीक्वेंटली नाम तो चेंज नहीं करेगा ना, लेकिन अगर वो जब भी करना चाहेगा ये लगाएगा, ठीक है। परमानेंट लिखा लेकिन फिर भी हो जाएगा। परमानेंट का मतलब है कि अभी परमानेंट है, अभी अगला जो पढ़ने लगे ना वो इससे कंफ्यूजन को आपको दूर कर देगा। मैं क्या जो अगला हम पढ़ने जा रहे हैं, परमानेंट का मतलब है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई चीज परमानेंट हो गई और बाकी की चीज इरेज ही हो गई है। सब चीजें अपनी जगह पर मौजूद है। मेरे पास अगर फॉर एग्जाम्पल दोनों ही मौजूद है, मैंने अभी लगाया फिर उसके बाद दोबारा रिटर्न कर दूंगा, भाई मेरे पास दोनों होस्टिंग मौजूद है ना। एक्चुअली तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको एक डेस्टिनेशन से, बस सिंपल बात तो यह है कि उसे एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पर मूव कर रहा हूं। अब मेरी मर्जी है, कभी मैं ए को बी पे ले जाऊं, कभी मैं बी को ए पे ले आऊं, ठीक है। लेकिन गूगल माइंड करेगा कि भाई ये खेल क्या रहे हैं आप, हाँ, कभी आप इसको रैंक करवा रहे हैं, कभी इसको रैंक करवा रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो रीडायरेक्ट है हमारे पास वो क्या है, दूसरा रीडायरेक्ट है 302। ये कौन सा है, इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी रीडायरेक्ट। अक्सर आप दुकानों पे देखते हैं ना, लिखा होता है भाई आर्जी तौर पर दुकान यहां से शिफ्ट हो गई है, और उसके बाद कुछ अरसे के बाद वहां पर वापस आ जाते हैं। ऐसे ही हम कहेंगे भाई आर्जी तौर पर डिजिटल मार्केटिंग की क्लास इस रूम में नहीं हो रही, नीचे लैब में हो रही है, तो इस कमरे की रेनोवेशन होगी तो फिर वापस यहाँ पर हो गई। तो अब ये परमानेंट रीडायरेक्ट नहीं है, ये 301 नहीं है, ये 302 है। इसी तरह अगर आप अपनी वेबसाइट की कोई मेंटेनेंस कर रहे हो तो भी तो आप स्विच करवाओगे ना उसको, या आप स्विच कराएंगे ना कि भाई इधर से उधर चला जाए, तो कहता है भाई मेंटेनेंस के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर इसका जो ड्रॉबैक है वो क्या है, इसमें एसईओ का स्कोर साथ नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जितनी देर तक आप लगा के रखोगे, आप इसको जितनी देर तक लगा के रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपकी एसईओ डाउन होगी। यानी उस वक्त एसईओ उसी को ही कर रहा है वो जो पहले वाला है। 302 से एसईओ साथ शिफ्ट नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडेक्सिंग भी रुक जाएगी, सारी चीजें रुक जाएंगी। अब आपके ज़हन में फौरन ये आ रहा होगा कि भाई चाहे परमानेंट करना हो तो चाहे टेम्परेरी करना हो, क्यों फिर इसको यूज करें, भाई दोनों सूरतों में परमानेंट ही कर लेते हैं, है ना। जैसे अभी पहला क्वेश्चन भी हुआ था कि उस पर मूव करना है। अब अगर आप ये वाली प्रैक्टिस बार बार करेंगे, भाई एक दो दफा करेंगे तो शायद गूगल को ना पता लगे कि क्या हो रहा है, लेकिन अगर आप ये वाली प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो गूगल को तो लग जाएगा पता। सो इट इज अ ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक। तो आपकी वेबसाइट ब्लैक लिस्ट भी होगी कि भाई इसको चाहिए तो टेम्परेरी था, लेकिन ये लगा कौन सा रहा है, परमानेंट। तो अगर आप परमानेंट लगाएंगे और हिलाएंगे बार बार तो उसको लगेगा कि भाई ये तो आपको टेम्परेरी लगाना था, तो आपने इसको जानबूझकर परमानेंट लगाया है, तो फिर गूगल उसको पेनल्टी कर सकता है आपकी वेबसाइट को, ठीक है। तो ये था, लेकिन हम इसमें किस चीज को देख रहे थे बेसिकली। तो अगर हम एसईओ के पॉइंट से देखें तो हम 302 को तो यूज ही नहीं करेंगे, मतलब इससे तो हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है। हमारा सारे का सारा लेना देना किस चीज के साथ है, यानी कि जैसे मैं एसईओ का स्कोर चेक करूं और वो कहे भाई 301 नहीं लगा हुआ, तो मैं इधर आऊंगा 301 लगाऊंगा तो उसकी एक रिक्वायरमेंट सिंपली पूरी हो जाएगी, बस। चलिए अब आ जाते हैं जरा दूसरे पे, और वो क्या 404। ये नहीं पढ़ा था ना, स्लाइड नहीं थी खोली ये वाली, ठीक है। 404 एरर होता क्या है, 404 एरर का मतलब होता है कि उसको पाथ नहीं मिलता, यानी कि वहां पर कुछ मौजूद ही नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं पीक सॉल्यूशंस का मेन पेज है, वहां पर एक बटन बना हुआ आ रहा है और यूं एनिमेट भी हो रहा है। अक्सर जो नए नए बटन लगते हैं वैसे ही होते हैं ना, जो बिल्कुल फ्रेश ऑफर्स होती हैं, उस पर लिखा है एडमिशन ओपन। भाई एडमिशन ओपन हुआ है आजकल, क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एडमिशन फॉर्म खुलेगा, एडमिशन फॉर्म फिल होगा और जो भी आगे प्रोसीजर होगा हो जाएगा। अब क्या था, अभी तो एडमिशन खुले हुए थे तो ये सब कुछ चल रहा था, 6 महीनों के बाद क्या हुआ, एडमिशन क्लोज हो गए। लेकिन अब वो जो बटन था ना वो स्टिल अभी वहां पर ब्लिंक कर रहा है। तो एक बंदे ने उस पर क्लिक किया, लेकिन क्योंकि एडमिशन क्लोज हो चुके थे तो वो जो एडमिशन वाली फाइल थी, वो जो फॉर्म था, वो उन्होंने वहां से रिमूव कर दिया। अब क्या होगा, अब 404 एरर आ जाएगा कि भाई वो फाइल नहीं है जो आपने यूआरएल अपने एंकर में दी हुई है, क्योंकि वो एंकर में फाइल ही नहीं मौजूद। अब तो भाई एंकर में फाइल होगी तो काम होगा ना, उस एंकर में वो फाइल ही मौजूद नहीं है। एंकर हाइपरलिंक की बात कर रहा हूँ, एhref में पढ़ा था ना हमने वेबसाइट एडिटिंग में, एंकर का टैग पढ़ा था ना, ए स्पेस href इक्वल्स टू यूआरएल देते थे ना, तो लिंक ऐसे ही बनता होता है ना। तो बाद में क्या किया उन्होंने, उसको रिमूव कर दिया, सर्वर से वो फाइल ही रिमूव कर दी कि भाई अब तो एडमिशन नहीं है, अब तो एडमिशन नहीं होने ना, मगर उन्होंने उसका एंकर रिमूव नहीं किया। असूलन तो क्या करना चाहिए था, उस हाइपरलिंक को भी खत्म करना चाहिए था, या उस बटन को ही वहां से रिमूव कर देते, फिर जब एडमिशन होते फिर उसको एक्टिवेट कर लेते। लेकिन उन्होंने एक साइड से किया, दूसरी साइड से नहीं किया। वो कोई सी भी एक साइड हो सकती है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब उस पर किसी ने क्लिक किया तो वहां पे तो कुछ भी नहीं था, एक एरर पेज ही आना है। तो वो वाला जो एरर है वो कौन सा है? 404 का एरर है। सो ऐसे एरर्स को भी हमें देखना है। और ये भी वो वाला काम है जो हम जब एसईओ शुरू करते हैं तो पहले करेंगे। यानी जब मेरे पास कोई वेबसाइट आएगी तो मैं ये देखूंगा, जैसे मैंने कहा था ना पहले हम सर्च कंसोल बना लेंगे, इसी तरह मैं पहले ये भी देखूंगा कि कहीं कहीं वो 404 के एरर तो नहीं जनरेट हो रहे। अगर 404 के एरर जनरेट हो रहे हैं, अब मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है उसके अंदर टोटल 6 पेजेस हैं, और एक वेबसाइट है उसके अंदर टोटल 500 पेजेस हैं, और एक वेबसाइट है उसके अंदर टोटल 1500 पेजेस हैं। भाई 5 पेजेस वाले तो मैं एक एक करके भी चेक कर लूंगा, है ना। 5 पेजेस चेक करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अब जिस वेबसाइट में 1500 पेजेस होंगे उसे चेक करने में तो मुझे अच्छी खासी एफर्ट की जरूरत है भाई, उसमें तो मेरी अच्छी खासी मेहनत लगनी है भाई। 1500 पेजेस को एक एक नहीं करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास टूल्स मौजूद हैं। उन टूल्स की मदद से हम उसको कहेंगे कि भाई इस वेबसाइट में से 404 एरर जनरेट करने वाले पेजेस मुझे ढूंढ के दिखा दो। तो अगर आपकी वेबसाइट पे 404 के पेजेस होंगे तो वो बता देगा। अब मैं खुद से फिर जब मेरे पास लिस्ट आ जाएगी तो मैं उन्हें देखूंगा, खुद देखूंगा या डेवलपर को कहूंगा भाई इनको चेक करो ये क्यों एरर्स आ रहे हैं। तो क्लाइंट से बात करके हम उन एरर पेजेस को रिमूव कराएंगे, क्योंकि भाई ये वेबसाइट कहाँ जा रही है? गूगल पे जा रही है। अब आप क्या समझते हैं कि गूगल पसंद करेगा किसी ऐसी वेबसाइट को जिसके ऊपर ऐसे एरर्स आ रहे हैं जहां पर कुछ है ही नहीं? इससे तो वेबसाइट की अथॉरिटी भी कम होगी और इससे गूगल की अथॉरिटी भी कम होगी। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है एसईओ का कि आपकी वेबसाइट पर 404 एरर्स नहीं होने चाहिए। तो ये एरर रिमूव करना तो कोई मुश्किल काम भी नहीं है, आपको पता लग गया ना। कि मिसाल के तौर पर वो कह रहा है कि ये पेज पे क्लिक करते हैं तो आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ तो मैं क्लाइंट से कहूंगा भाई ये वाकई खत्म करना है तो इनके एंकर्स खत्म करवा दो। तो जैसे ही उनके एंकर्स खत्म हो जाएंगे बात खत्म। हाइपरलिंक्स की वजह से आइडेंटिफाई हो रहे थे ना, तो आप उनके हाइपरलिंक्स ही रिमूव करवा देंगे। या फिर अगर आप उसे कहेंगे कि भाई मिसाल के तौर पर एक बंदे ने क्या किया, एक हाइपरलिंक बना हुआ था अबाउट अस का, पहले एक उसकी फाइल का नाम था अबाउट अस, बाद में उन्होंने क्या कर दिया उसका नाम, बाद में उन्होंने कहा भाई किसी ने कहा भाई इसको यूं कर दो अबाउट पीक कर दो, तो उन्होंने अबाउट अस की जगह पर फाइल का नाम चेंज कर दिया अबाउट पीक। लेकिन वो एचएनएफ के अंदर अभी भी क्या आ रहा है? अबाउट अस। तो ये वाला कंफ्यूजन भी 404 एरर जनरेट करेगा। तो जब कोई इस तरह की चेंजेस करे तो ड्यूल साइट पे जाकर करेगा, हाइपरलिंक में भी चेंज करेगा और जहां पर फाइल सेव हुई हुई है वहां पर भी सेव किया। उसने फाइल का नाम तो चेंज कर दिया मगर हाइपरलिंक में वही पुराना नाम चल रहा है। अब वो पुराने नाम को ही ढूंढेगा, वो तो नए नाम पर जाएगा ही नहीं। तो इस वजह से ये वाले एरर्स जनरेट होते हैं। और इस फाइल के अंदर आप देखेंगे कि मैंने 2-3 लिंक्स दिए हुए हैं ना, ब्रोकन लिंक, एएचआरएफ और डेड लिंक चेकर। ये तीनों के तीनों क्या करेंगे? ब्रोकन लिंक, इनको हम ब्रोकन लिंक्स भी बोलते हैं। 404 को, यानी अगर आपसे कोई बंदा कहता है कि हाँ भाई 404 एरर क्या होता है, तो मेरा ख्याल में इतनी देर से बोल रहा हूँ आपको समझ में आ गया। लेकिन कोई बंदा कहे भाई मेरी वेबसाइट पे ब्रोकन लिंक्स हैं क्या करोगे, तो ये भी 404 एरर का ही नाम है। हाँ, ब्रोकन लिंक ही है ना भाई, एक लिंक पे क्लिक करते हो वो कंप्लीट नहीं होता, तो इसका मतलब है कि लिंक ब्रेक हो चुका हुआ है, तो इनको हम बोलते हैं ब्रोकन लिंक्स। ठीक है, डेड लिंक्स भी वही चीज है। ठीक है, डेड लिंक का मतलब है कि ये लिंक ही नहीं है, क्लिक करते हैं आगे कुछ मिलता ही नहीं है उसको। अक्सर अभी मैंने आपको जब पढ़ाया था आपको याद होगा, जब मैंने चेक कराया था कि रोबोट्स है कि नहीं है, याद है ना, मैंने बहुत सारी वेबसाइट के रोबोट्स लगाए थे तो 404 एरर आ गया था एकदम कि भाई इनके रोबोट्स नहीं बने हुए, तो ये डेड लिंक है। मैं ये डेड लिंक है ना, मैं एक लिंक दे रहा हूं मगर वो लिंक है ही नहीं, तो वो क्या कहलाएगा? वो यहाँ ब्रोकन लिंक कहलाएगा, या 404 कहलाएगा, या डेड लिंक कहलाएगा। ठीक है, तो इन सब टूल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एएचआरएफ को देखता हूँ, एएचआरएफ बहुत अच्छी कंपनी है जिनकी बहुत अच्छी सर्विसेज होती हैं और बहुत एक्सपेंसिव सर्विसेज होती हैं, मगर कुछ सर्विसेज फ्री भी होती हैं। ये वाली जो सर्विस हम इनकी यूज कर रहे हैं, ये कौन सी सर्विस है? ये फ्री सर्विस है। तो अब मैं यहां आता हूं और यहां आकर मैं जरा किप्स की वेबसाइट देख लेते हैं। मेरा ख्याल है यही है ना, आई थिंक सो यही होगी। वेबसाइट को खोलें, कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह अगली क्लास में जो है ना इसको वाइंड अप करेंगे टॉपिक को अपने को ना। यही है मेरा ख्याल है कि खुल गया।
कंट्रोल सी वी और चेक ब्रोकर लिंक्स। जिस क्लास में मैंने इसको, अब मैं कह रहा हूँ अगली क्लास इसको वाइंड अप करना है, तो अगली क्लास में हमने केस स्टडी करनी है एंड पे कि हमने इस पूरे कोर्स में क्या सीखा है और हमारा एंड क्या था, एसईओ थी। तो हमने इसकी एक केस स्टडी करनी है कि क्या करना है आपने, क्या कहाँ से शुरू करोगे, क्या क्या करोगे। तो 15-20 मिनट हम इसको एक दफ़ा समराइज करेंगे कि आपने कैसे करना है सब कुछ, कहाँ से शुरू करना है, पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा, आखिरी स्टेप क्या होगा। कुछ आए हैं ब्रोकन लिंक्स? एक दो आ रहे हैं ना? ठीक है। क्या कहता है इधर, नहीं मुझे कुछ मिल रहा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये कह रहे हैं 5 ब्रोकन लिंक्स हैं इसके पास। इस तरीके से हम चेक करते हैं। अब जरा हम कोई और वेबसाइट देख लेते हैं, स्टार्स की देख लेते हैं या प्रोफेशनल किचन को देख लेते हैं। जिसके नहीं होंगे उसका 0 आएगा, और जिसके जितने ज्यादा होंगे उसके उतने ज्यादा आएंगे। और ये भी मैंने एक टूल यूज कर रहा हूं, आपने दूसरा भी यूज करना है। एक बात यह है कि आपने जरूर क्रॉस चेक करना है। हाँ, मैंने 3 टूल बताए हैं ना, फ्री हैं तीनों। तो आप एक दफा चेक करोगे, उसके बाद दूसरे पे भी जाकर चेक कर लो कि भाई यही आ रहा है, फिर मैं यही भेजूंगा क्लाइंट को भी और यही भेजूंगा डेवलपर को भी। और अगर मैं ही उसके बिहाफ पे काम कर रहा हूं तो मैं खुद इसको, यानी जैसे मेरे पास सी पैनल है ना, तो मैं खुद ही देख लूंगा क्या इशू आ रहा है, मैं क्लाइंट से डिस्कस करूंगा और मैं खुद ही इस इशू को रिजॉल्व कर दूंगा। आपको पता तो लग गया कोई बहुत प्रोग्रामेटिक इशू तो नहीं है, नहीं है ना, सिर्फ एक लिंक का इशू है कि लिंक गलत है या लिंक मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर ब्रोकन लिंक नहीं है। ठीक है जी, चलिए जी अब आगे आते हैं। ये टूल गूगल से मिलेगी? हाँ, ये गूगल के ऊपर पड़े हुए हैं। ये तो मैंने आपको लिंक दे दिया, आप खोल के अपने यूआरएल सेव कर लेना बस। इसके पीछे यूआरएल ही तो है ना, क्लिक करता हूँ तो खुल जाता है ना। इसलिए तो मैंने स्लाइड में लिंक्स रखे हुए हैं कि आप इन पर क्लिक करोगे तो खुल जाएंगे, लेकिन अब याद रखिएगा ये। अच्छा जी, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो भी आज कवर करते हैं, ताकि अगली दफ़ा हम इंशाल्लाह लिंक बिल्डिंग की बात करेंगे, और वो है स्कीमा। व्हाट इज स्कीमा, कहीं लिखा होगा यहाँ पे। स्कीमा क्या होता है जी? मेरा ख्याल है इसमें नजर आ रहा होगा, मैंने प्रीवियस क्लास भी इसी की पढ़ाई है, इसकी हिस्ट्री में पढ़ा होगा। है स्कीमा क्या चीज है? अब देखें, हम एकदम गूगल से बाहर आए हैं, यानी कि मैं गूगल से बाहर आ गया हूं, ये भी टेक्निकल एसईओ का एक फैक्टर है। तो स्कीमा है क्या चीज, पहले ये समझ लेते हैं। स्कीमा फाउंड एट schema.org। पहली बात तो यह है कि ये किसकी प्रोडक्ट है जी, schema.org की। इज फॉर्म ऑफ इज अ फॉर्म ऑफ माइक्रो डाटा। वो कहता है भाई ये जो है ना, ये एक माइक्रो डाटा की टाइप है। माइक्रो डाटा का क्या मतलब होता है भाई, वही मुख्तसर सा डाटा। सो अगर हम अपनी वेबसाइट के हवाले से बात करें तो हम अपनी वेबसाइट के अंदर जो मुख्तसर सा डाटा देते हैं वो कहाँ देते हैं, हेड में। भाई टाइटल भी मुख्तसर होता है, मेटा भी मुख्तसर होता है ना। तो कहता है ये एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन है। Once added to a web page, schema markup creates an enhanced description। कहता है एक दफा जब आप इसको ऐड कर दोगे तो स्कीमा क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा इनहेंस्ड इंफॉर्मेशन ऐड कर देगा, और उसको टेक्निकली हम कॉल करते हैं रिच स्निपेट। ये बड़ी इंफॉर्मेशन देखें, कितनी सारी चीजें नीचे आ रही हैं वेबसाइट के, आ रही है। हर वेबसाइट के नीचे काफी डिटेल आई है, और आप वेबसाइट विजिट करते हैं उसके नीचे भी आ रही होती हैं, एक्स्ट्रा डिटेल्स काफी आ रही हैं। सो ये सारी डिटेल्स उस वक्त आ रही होंगी जब स्कीमा बना होगा किसी वेबसाइट। ये स्कीमा गूगल नहीं बना रहा, ये स्कीमा ORG बना रही है, और गूगल इसको अलाउ कर रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये आपको समझ में आ गया कि स्कीमा होता क्या है। अब अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो रिसर्च ये कहती है भी कि ऐसी वेबसाइट्स जिन्होंने स्कीमा लगाया होता है, हमेशा वो वाली वेबसाइट रैंकिंग में उन वेबसाइट से ऊपर होती हैं जिन्होंने स्कीमा नहीं लगाया होता। तो इंपॉर्टेंस का पता लग गया कि भाई जो वेबसाइट रैंक कर रही होगी, एक ये भी उसका क्रॉस चेक हो जाएगा कि भाई उसमें स्कीमा तो लाजमी लगा होगा। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया कि स्कीमा क्या है, और स्कीमा की इंपॉर्टेंस का भी पता लग गया। अब आपको पता लग गया भी स्कीमा तो लगाना पड़ेगा। इट्स अ बिट ऑफ कोड, ये भी एक कोड है, और ये कोड हमने लिखवाना है, और ये कोड भी ऑटो जनरेट होगा, जैसे साइट मैप जनरेट हुआ था इसी तरह ये वाला कोड भी जनरेट हो जाएगा। अच्छा, अब और नीचे आ जाते हैं जरा। स्कीमा इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट किस तरीके से है, और इसको कहते क्या हम। स्कीमा है क्या बेसिकली, स्कीमा मैंने क्या कहा था कि एक माइक्रो इंफॉर्मेशन है। तो एक्चुअली अभी तक आप जो
इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो किसको देते हो? विजिटर्स को, ऑडियंस को देते हो ना भाई। जो बंदा भी वेबसाइट पर आता है उसके लिए आप इंफॉर्मेशन लिखते हैं, और वो वेबसाइट के कौन से हिस्से पे लिखते हो वो इंफॉर्मेशन? वेबसाइट की बॉडी में लिखते हैं भाई, ऐसे ही है ना। बॉडी में हेडर है, बॉडी में पैराग्राफ्स है, बॉडी में तस्वीरें हैं, बॉडी में वीडियोस हैं, जो कुछ भी है वेबसाइट की बॉडी में नजर आ रहा है। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि अब हम अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन क्रॉलर को भी देने लगे ज्यादा। क्या मैं उसे ये बताना चाहता हूँ कि भाई ये मेरी जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का टॉपिक क्या है। मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस क्या है। मैं उसे ये बताना चाहता हूँ कि मेरा एड्रेस क्या है। मैं उसे ये बताना चाहता हूँ मेरा मोबाइल नंबर क्या है। मैं उसे ये बताना चाहता हूँ कि भाई किसी ने किस डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना है, मैं तुम्हें तफसीलात बता रहा हूँ सारी। और मैं उसको ये बता रहा हूँ कि ये मेरी सोशल प्रोफाइल्स है, मतलब ये मेरा फेसबुक है, ये मेरा इंस्टा है। अब ये मैं किसको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ? विजिटर्स को तो मैं पहले ही दे रहा था, लेकिन वो विजिटर तक इंफॉर्मेशन तब जाएगी जब कोई बंदा कीवर्ड लिखकर मुझे फाइंड करके खोलेगा, तो उससे पहले तो उस तक इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं उस जगह पर इंफॉर्मेशन दे दूं जो पहली जगह है, क्योंकि क्राउलर नहीं तो मेरी वेबसाइट किसी विजिटर को दिखानी है। अब जब मैंने इतनी सारी इंफॉर्मेशन क्राउलर को दे दी है, तो अब एक विजिटर आता है कुछ ढूंढने के लिए, तो जैसे ही क्राउलर को पता लगता है कि इसको क्या चाहिए, उसे पता लग गया ना इसको क्या चाहिए, और उसको ये भी पता लग गया कि ये दे कौन सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन तो मैंने लिख दी स्कीमा के अंदर आकर। अब उसको पता लग गया हाँ भाई ये जो कंप्यूटर कॉलेज है, एक तो ये जो वेबसाइट है ये कॉलेज की है, ये कंप्यूटर कॉलेज की है, फिर ये जहाँ से ये जनरेट हो रही है इंफॉर्मेशन ये लोकल है, तो ये बंदा भी लोकल ही है। उसके बाद इनका ऑफिस इधर जरार शहीद रोड पर है, तो ये वाला बंदा भी इधर ही कहीं करीब है। कितनी सारी चीजें आ गई। इसको एक मोबाइल नंबर इनका चाहिए, इसको इनकी प्रोफाइल चाहिए, तो उसने वो सारी चीजें उसने मेरी उनको दिखा देनी है। इट इज द इंपॉर्टेंस। अब आते हैं आगे। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि डज स्कीमा हेल्प एसईओ, बता दिया ना कि भाई जब हमने अपना सारा डाटा ही इसको दे दिया, हमने सारा डाटा उसी को दे दिया ना, क्राउलर को ही दे दिया कि भाई ये लो ये हमारी वेबसाइट है। अब क्राउलर को ही हमने समझा दिया। पहले हम विजिटर्स को समझाने लगे हुए थे, अब हमने क्राउलर को समझा दिया। अब क्या होगा कि क्राउलर के बाद कोई बंदा क्यूरी लेकर आएगा, तो क्राउलर के बाद एक पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। अब एक उसके बाद 4 कंपटीटर्स एक जैसे पड़े हुए हैं, उनमें से एक बंदा है जिसने स्कीमा बनाया, बाकी तीनों ने नहीं बनाया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? उसे एक की तफसीलात ज्यादा पता है, तो वो बार बार रिटर्न उसी को करेगा। अब वो नीचे आ जाए। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये कि भाई ये भी चेक करना है, ये भी टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी साइट ऑडिट में आएगा, यानी कि ये भी ऑडिट का हिस्सा है। तो इसका मतलब इसमें भी मैंने कुछ करना तो नहीं, पहले तो मुझे सिर्फ ऑडिट ही करना है कि नहीं है। मतलब पहली चीज क्या है कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। मतलब मेरे पास एक वेबसाइट आई है, जैसे भी मैं करूँ, मेरे पास किप्स की वेबसाइट आई है, तो मैं देखना चाह रहा हूँ भाई किप्स ने स्कीमा लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ। क्योंकि अगर नहीं लगाया हुआ तो मैं लगाऊंगा, और अगर लगाया हुआ तो मेरा काम आसान हो जाएगा, ठीक है, और एक एसईओ का फैक्टर भी हो जाएगा। पहली बात तो यह कि स्कीमा लगाना कोई डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी तो है नहीं, वेबसाइट डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी नहीं है स्कीमा लगाना। इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्टली वेबसाइट का स्कीमा सिर्फ उसी वक्त लगेगा जब उनकी एसईओ, जब उनकी एसईओ नहीं होगी तो नहीं लगेगा। चेक कैसे होना है जी? क्या लिखा हुआ आ रहा है? https validator.schema.org वेबसाइट का नाम है भाई। इस वेबसाइट के इस लिंक पर जाओ, यहां से आपको बताएगा। जी आगे साइड पे अभी मैंने यहां पर वो खोली थी जी, किप्स की वेबसाइट है ना। चलिए पहले इसको चेक कर लेते जो खुला हुआ है। और फिर यहाँ किप्स भी लिख लेते हैं। इसको राइट क्लिक करके इसका भी लिंक कॉपी कर लो जी। क्या मैसेज आया? राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है? लोकल बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ? स्कीमा है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल किसी का स्कीमा नहीं होगा, वो भी देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? न्यू टेस्ट। अब देखते हैं क्या होता है। अगर तो ये शुरू करते ही एक पॉपअप विंडो में मैसेज आए, तो एक दफा आपने अपने पेज को रिफ्रेश करना है। इसका मतलब है कि वो सही रिजल्ट नहीं आया, पेज रिफ्रेश कर लें। अभी तो नहीं आया ना, हो सकता है आपको घर में आ जाए जब आप एक से ज्यादा रिजल्ट्स चेक कर रहे हो। इसका स्कीमा नहीं है। अभी हमने स्कीमा कुछ नहीं किया, सिर्फ देखा कि स्कीमा
है कि नहीं है। अब हमें पता लग गया भाई कि इसकी जब मैं एसईओ करूंगा तो मुझे इसका स्कीमा भी बनाना है, ठीक है। अब जितने रिजल्ट्स करने होंगे यहां से कर लेंगे हम। अब अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ टू क्रिएट स्कीमा। अब हमने क्या कहा, स्कीमा बनाना कैसे है हम लोगों ने, इस पे क्लिक कीजिए। आगे अब आपको ये तो पता लगे ना स्कीमा बनाने का मतलब क्या है, कि क्या मतलब है करना, लेकिन एक्चुअली पर्पस क्या है कि भाई हम क्राउलर को बताना चाह रहे हैं कि हम कौन है इन डिटेल सब कुछ। उसमें मेरी वेबसाइट भी आ गई और उसमें मेरे सोशल लिंक्स भी आ गए, ठीक है। और सोशल लिंक्स की आपको एक बात बता दूं कि अभी तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल किसने पढ़ ली हुई है आप में से? गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपने पढ़ी है? गूगल नहीं पढ़ी, मुझे तो नहीं लग रहा आपने पढ़ी है। पढ़ी है जिसमें प्रोफाइल बनाते हैं हम लोग गूगल पे जाके, ओके। और किसने पढ़ी है आपकी क्लास में से? आपने पढ़ी है। तो उसके अंदर अभी आपने देखा था कि वहां पर हमारे पास सोशल प्रोफाइल का ऑप्शन आ गया। ये आज से 2 महीने पहले नहीं था। पहले आप सोशल प्रोफाइल्स अपने गूगल में ऐड नहीं कर सकते थे, यानी ये वाली फैसिलिटी गूगल ने दी नहीं हुई थी, ये गूगल ने अभी रिसेंट डेज में दिया। और उसके ऊपर न्यू भी लिखा होगा, अगर आप जाओगे ना उस पर लिखा होगा कि न्यू का ये नया फीचर है इसका। तो जब तक उसने ये फैसिलिटी नहीं दी थी उस वक्त तक हम अपने सोशल प्रोफाइल्स एक्चुअली करते ही यहां से थे कनेक्ट। इसी जगह पे कनेक्ट करने से जब कोई बंदा मेरा कीवर्ड लिखेगा तो मेरी वेबसाइट आएगी, तो साथ में मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी आएंगे, क्योंकि मैंने यहां पे कनेक्ट किए हुए हैं तब आएंगे, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि अब आ गया है तो अब तो आपकी अगर प्रोफाइल है और आपने प्रोफाइल में वेबसाइट का यूआरएल दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या, दोनों को आपस में सपोर्ट मिल गई तो उधर से भी वो पिक कर लेगा। लेकिन पहले तो सिर्फ एक यही सोर्स होता था कि अपनी सोशल प्रोफाइल से ऐड करवाओ, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले देखते जाए, अब आपको समझ आ रहा होगा क्या पूछ रहा है वो आपसे। पहले नंबर पे क्या पूछ रहा है? पता लग रहा है क्या पूछ रहा है? हाँ गुड। कहता है किस तरह का, मतलब कहता है आपकी वेबसाइट कौन सी है बताएं मुझे। अजान सुन ले। जी, सबसे पहले देखिए ऊपर क्या आ गया, वेबसाइट के टॉपिक्स आ गए। तो कहता है सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी वेबसाइट्स इन टॉपिक्स में से किस टॉपिक पे बनी है। देखिए अब सबसे पहले तो हम उसको अपना टॉपिक समझा रहे हैं कि भाई मेरी जो वेबसाइट है उसका ये टॉपिक है, ताकि जब उसको ये पता लग जाएगा कि इस टॉपिक की है तो जब भी कोई बंदा इन टॉपिक्स में से, इस बिजनेस कैटेगरीज में से कुछ सर्च कर रहा होगा तो हमारी वेबसाइट उसको मिलेगी। मिसाल के तौर पर अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉग टाइप की है तो हम यहाँ पर क्या चूज कर लेंगे, आर्टिकल भी है, कोविड आया था उस वजह से उन्होंने इसको भी यूज किया हुआ बीच में, इवेंट्स के कुछ काम करते हो, एफएक्यू पेज, ये दो चीजें को भी समझ लें, एफएक्यू और हाउ टू। एफएक्यू पेज का क्या मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट ऐसी है जिसमें क्वेश्चन बेस्ड वेबसाइट है। अब आमतौर पर आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि भाई एक तो आपके पास आर्टिकल्स होने चाहिए और एक एफएक्यूज टाइप की कोई चीज़ होनी चाहिए आपकी वेबसाइट पे, तो इंगेजमेंट ज़्यादा होती है। लेकिन अभी गूगल की एक और रीसेंट अपडेट आई थी और उस रीसेंट अपडेट में उसने ये कहा था कि भाई अब कई लोग जो है ना वो एफएक्यू को और हाउ टू को मिसयूज करते हैं, कि भाई अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए उसकी टाइप को हमें बता देते हैं कि ये एफएक्यू है, तो क्योंकि एफएक्यू की वेबसाइट जल्दी रैंक हो जाती है। तो अब उसने कहा कि भाई अब मैं इन दो कैटेगरीज में से सब वेबसाइट को ऐड नहीं करूंगा, बल्कि सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और हॉस्पिटल्स, हेल्थ के मुतालिक कोई वेबसाइट होगी या गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी तो आप उसके ऊपर हाउ टू को और एफएक्यू को इस्तेमाल कर सकते हो। बाकियों को मैं इस कैटेगरी में एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। मेरी बात समझ में ये क्या कह रहा हूँ? हाँ, कौन करेगा, कोई लगा लेगा तो वो उसको रैंक नहीं होने देगा। ठीक है भाई, ये एफएक्यू में सिर्फ यहाँ गवर्नमेंट की वेबसाइट आनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ किसी ने कुछ कनेक्शन करना होता है उसे बहुत सारी चीजें पूछनी पड़ जाती हैं। हेल्थ के मुतालिक लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर्स की जरूरत होती है, तो कि ये भी इसकी अक्टूबर नवंबर की अपडेट है जिसमें इसने इसको डिनाई कर दिया था। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी एफएक्यू टाइप की होगी तो ही हम एफएक्यू का बनाएं, अदरवाइज हम एफएक्यू का ना बनाएं। मगर हम एफएक्यू का पेज बना सकते हैं, हाँ, मतलब हमारा एक मेन्यू हो सकता है एफएक्यू का। हम कोई वेबसाइट डिजाइन करते हैं, हम उसमें एक एफएक्यू का मेन्यू रखते हैं कि भाई पीक सॉल्यूशन जो है, अब कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ पूछना चाहते होंगे आने से पहले, तो हमने एक एफएक्यू का पेज बनाया और उसके अंदर सारे एफएक्यूज लगा दिए और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जा रहे हैं।
वो जैसे जैसे आपकी क्यूरीज आती हैं वो वाली सारी क्यूरीज उसमें लिखते हैं और उसका आंसर लिख देते हैं। तो किसी बंदे ने कुछ पूछना होता है तो उसको बहुत सारे सवालों के जवाब तो वहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जॉब पोस्टिंग, उसके बाद लोकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लोकल बिजनेस क्या है भाई? पीक सोल्यूशन लोकल बिजनेस है, स्टार्स अकेडमी लोकल बिजनेस है, किप्स कॉलेज लोकल बिजनेस है, दस्तगीर इंजीनियरिंग भी लोकल बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो ये बहुत सारों में फॉल करेगा। पर्सनल यानी आपने अपना कोई पोर्टफोलियो बनाया हुआ है वेबसाइट की शक्ल में लोगों को दिखाने के लिए, तो इसका मतलब आप पर्सनल में आ रहे हो। प्रोडक्ट, कोई सेलिंग वेबसाइट है आपकी ई कॉमर्स टाइप की, जैसे वो दराज टाइप की आपकी है कि आपकी कोई शॉप है और आपने उसमें अपनी 40-50 प्रोडक्ट्स ऐड की हुई हैं और ऐड टू कार्ट भी लगाया हुआ है, तो कहता है फिर क्या क्या करो, आप इसको प्रोडक्ट कर लो। रेसिपी टाइप की वेबसाइट है, वीडियोस लगाई हुई हैं या साइट लिंक्स हैं, ये सारी की सारी क्या है? बिजनेस की कैटेगरीज हैं, ठीक है। सो हम सपोज कर लेते हैं जी हमारी कैटेगरी आ रही है ऑर्गेनाइजेशन में। चलो, यहां से हमने ऑर्गेनाइजेशन दिया। अब आप देखें लेफ्ट साइड पर ऑप्शंस है, राइट साइड पर कोडिंग है, ऐसे ही है ना। तो मैं सिर्फ ऑप्शन चूज करूंगा, कोडिंग खुद ब खुद ही जनरेट होती जाएगी, ठीक है। नंबर 1 सबसे पहले उसने क्या पूछा जी? ऑर्गेनाइजेशन टाइप, वो तो शायद मैंने बता दिया है। यहां पर आया मैं और यहां आकर मैं लिख लेता हूं, यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ रहा, स्टार्स अकेडमी लाहौर लिख दिया जी मैंने, लिख दिया। उसके बाद उसने क्या पूछा? अल्टरनेटिव नेम भी कोई रखना है आपने, इसका निक जैसे होता है, तो मैं कहता हूँ स्टार्स अकेडमी। ये कोई भी बिजनेस होगा वो अपने मतलब इन्फॉर्मेशन देगा। यहां पर आकर मैंने इनका यूआरएल दिया https:/, और यहां पर आकर मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल ये उनका यूआरएल है। उसके बाद आगे वो क्या पूछ रहा है? लोगो यूआरएल। भाई हर इमेज वेबसाइट के ऊपर एक लोगो आ रहा होता है ना, स्लोगन आ रहा होता है जिसको हम फेविकॉन बोल रहे थे। तो कहता भाई ये जो इमेजेस इसके हैं वो कहाँ पड़े हुए हैं? मैंने कहा भाई वो इमेजेस इसके यहाँ पड़े। इमेजेस का यूआरएल भी दे दिया ताकि उसको पता लग जाए कि इसकी तस्वीरें कहाँ से आ रही हैं। बात खत्म होगी। यहां तक अभी हमने सिर्फ क्या इंफॉर्मेशन दी उसको? अपनी वेबसाइट के मुतालिक। उसे पता लग गया मेरा बिजनेस किस तरह का है, सब कुछ उसे पता लग गया। यहां आए ऐड प्रोफाइल में, अब क्या कह रहा है वो? यहां आकर हमने अपनी सारी सोशल प्रोफाइल्स ऐड कर देनी है। उसके अंदर लिंक्डइन भी है, उसके अंदर फेसबुक भी है, उसके अंदर इंस्टाग्राम भी है, उसके अंदर टिकटॉक भी है। भाई ब्ला ब्ला जितने भी आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं मैक्सिमम यहां पर ऐड कर दें। क्या होगा? उनकी भी ऑप्टिमाइजेशन साथ ही हो जाएगी कि जब आपकी वेबसाइट रैंक होगी तो साथ में आपके सोशल लिंक्स भी नीचे नजर आ रहे होंगे, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पर हम कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। चलो इस पे आ जाते हैं। पेज पे आ गए, कंट्रोल सी, और ये एग्जांपल के तौर पर हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एक आ गया, वहां पर देखें यूआरएल ऐड हो गया। अब इस तरह मैं जितनी भी बनाना चाहूंगा बढ़ाता जाऊंगा, अपने सारे सोशल लिंक्स लगा दूंगा। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? ऐड कॉन्टैक्ट। ये वो था जो मैं कह रहा था कि मैं बताने जा रहा हूँ आगे मजीद तफसीलात उसको। क्या लिखा हुआ है जी? कॉन्टैक्ट टाइप। कॉन्टैक्ट टाइप में क्या आ रहा है भाई? कौन कौन सी टाइप्स आपने देनी है, यहाँ पर ऐड करते जाएंगे एक एक करके। जरूरी नहीं एक ही दें, मल्टीपल दे सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ सेल्स के लिए मैं कुछ देना चाह रहा हूँ, तो उसके बाद मैंने यहाँ से चूज कर लिया पाकिस्तान, क्योंकि मेरी वेबसाइट पाकिस्तान की है। अगर किसी और कंट्री की होती तो मैं उसी को चूज करता। ये फिर आगे क्या आ गया? नंबर। इनमें से कोई मेरी ऑप्शन में आता है तो मैं उसको भी कर दूंगा। बिल्कुल, ऊपर पाकिस्तान तो कर ही दिया हमने, है ना। ईमेल, जो भी मेरा ईमेल है वो भी दे दूंगा। अब कितना कुछ उसको दे रहा हूं मैं, देखें। ये अब ये इतनी सारा जो डाटा प्रोवाइड कर रहा हूं, ये किसको कर रहा हूं? विजिटर्स को नहीं कर रहा। क्राउलर के पास जाकर सेव होने लगा, ताकि जब कोई क्यूरी आएगी तो क्राउलर के पास इतनी इंफॉर्मेशन है मेरी वेबसाइट की कि वो इस पूरी इंफॉर्मेशन की बेस पर एक्सट्रैक्ट करेगा कि भाई मुझे कौन सी वेबसाइट को रिजल्ट करना है। लैंग्वेज भी बता दी मैंने, ये एक हुआ अभी। अब मैंने जितना डाटा देना है, जैसे मैंने ऊपर सोशल प्रोफाइल्स एक से ज्यादा लगानी थी लगा देता, मैंने एक से ज्यादा कॉन्टेक्ट देने होंगे यहां से वो भी ऐड कर दूंगा। बन गया। इसे कॉपी करें, पूरे का पूरा आप देख रहे हैं कोड लिखा गया है। कोड लिखा गया है ना, वो जैसे गूगल भी उसका लिखा था हमने, सर्च कंसोल का एक कोड था, लेकिन ये जरा बड़ा कोड आया है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं अपनी HTML फाइल पे जाऊंगा, ठीक है, और वहां जाकर इसको पेस्ट कर दूंगा।
फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं जनाब ये फाइल है हमारी, उसके अंदर मेरी जो इंडेक्स की फाइल है ये है। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, एडिट करता हूँ। किस पोर्शन में, किस पोर्शन में जाना है इसको लेके? ऑलरेडी मैंने कल पढ़ाया था, मैंने कल ही पेस्ट किया होगा, पेस्ट किया हुआ है। और यहाँ से आपने जब इसको जनरेट किया होगा तो इसकी पहचान है कि ये बता, यहाँ पर ये मैसेज से भी पता लग जाएगा आपको कि schema.org के लिए कोड पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने पहले से ही पेस्ट किया हुआ है। हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे चाहूँ तो एक और पेस्ट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये कहाँ से कहाँ तक चल रहा है जी, देखें यहाँ से रेड नजर आया था मुझे ऊपर कहीं। ये था स्क्रिप्ट, इसको डिलीट किया और ये पेस्ट कर दिया। ये जो भाई अभी हमने क्रिएट किया, ये था पूरे का पूरा स्कीमा कि व्हाट इज स्कीमा, स्कीमा क्या होता है, स्कीमा टेस्ट कैसे करते हैं, स्कीमा जनरेट कैसे करते हैं और स्कीमा अप्लाई कैसे करते हैं। अब ये स्कीमा लग गया, इसका मतलब क्या हुआ कि टॉप प्रायोरिटी फैक्टर एसईओ का हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर